हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज अपने बात पढ़ेंगे पीएच का महत्व। पीएच का महत्व क्या होता है, पीएच का महत्व, और उसके बाद में जो अपने आएंगे वो प्रतिरोधक क्षमता। अब पीएच का महत्व जो अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग है। जैसे देखो कि अगर आपने बात करें पीएच के महत्व की, तो सबसे पहला जो इसका महत्व आता है वो आता है पोषक तत्वों की उपलब्धता पर। पोषक तत्वों पर कि पीएच के लिए पोषक तत्वों के लिए पीएच का क्या महत्व है। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है सूक्ष्म जीवों के लिए। किसके लिए आता है? सूक्ष्म जीवों के लिए। उसके बाद में थर्ड अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है, तीसरा जो इसमें अपने कह सकते हैं वो आता है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा पीएच का। उसके बाद में अगला अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है रोगों पर, रोग जो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा पीएच का। उसके बाद में अगला इसमें अगर अपने बात करें तो वो आता है भौतिक गुण, जो मृदा के भौतिक गुण होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे लास्ट में अपने इसमें कह सकते हैं कि जो घास वगैरह जो होती है, खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार, उसके ऊपर मृदा जो पीएच है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अपनी बात करें तो इन सभी में लगभग मोटी मोटी सेम सी बात आती है भी। पीएच अगर 6.5 से 7.5 है तो बढ़िया है, उससे अगर कम है उससे बहुत ज़्यादा है तो वो उसके लिए क्या है, हानिकारक है। तो अपने बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें अगर पोषक तत्वों की, तो देखो पोषक तत्वों की प्राप्यता के लिए जो अपने को पीएच चाहिए वो चाहिए 6.5 से 7.5। अगर अम्लीय पीएच है, पीएच कौन सी है? अम्लीय। तो हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, एफी और मैग्नीज, इस तरह के आयन जो होते हैं उनकी अधिकता होगी, जिसके कारण उसका विषैला प्रभाव भी अपने को पौधों पर और मृदा में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्या होते हैं कि अम्लीय मृदा में ज्यादा घुलनशील होती है। तो अगर पीएच कम हुई, पीएच क्या हुई? कम हुई, यानी कि मृदा क्या हुई? अम्लीय हुई, तो इनकी अधिकता हो जाएगी, बाकी क्या होगी? कमी होगी। वहीं अगर अपने बात करें जो क्षारीय मृदा है, तो क्षारीय मृदा में क्या होगा कि सोडियम आयनों की अधिकता होगी, मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होंगे, या पोटेशियम आयन जो है वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, जिसके कारण मृदा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हो गए अम्लीय और क्षारीय के बारे में। दूसरा अगर इसमें अपने बात करें तो वो थे सूक्ष्म जीव। क्या थे? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वो भी पीएच पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। कैसे कि वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, उनके लिए फिक्स होती है पीएच भी। हाँ, हमारे को इतनी पीएच चाहिए। अगर उससे ज्यादा पीएच मिल रही है या उससे कम पीएच मिल रही है तो वो सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होगी एक तो, और दूसरी उसकी जो क्रियाशीलता है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता और संख्या दोनों ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? जब उनको जितनी पीएच की आवश्यकता उतनी नहीं मिली, और नॉर्मली पीएच चाहिए कितनी उनको? लगभग 6.5 से 7.5। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे इसी पीएच रेंज में काम करेंगे। कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं जो 6.5 से कम पीएच में भी काम कर सकते हैं, कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं जो 7.5 से ज्यादा पीएच पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव है वो किस पर काम करते हैं? 6.5 से 7.5। उसके बाद में तीसरा अपने बात की थी पौधों पर। किसकी बात की थी? पौधों पर। अब देखो पीएच अगर अधिक है, पीएच क्या है? अधिक है, तो पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं उनको अच्छे से उनके जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलेंगे। अगर पीएच कम हुई, पीएच क्या हुई? कम हुई, तो जड़ों की संख्या भी कम हो जाएगी, और जड़ें जो होंगी भी वो भी क्या हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी। और जो आदर्श पीएच होती है पौधों के लिए वो कितनी होती है? लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो जो पौधों के बाद में जो अगला इसमें आता है वो आता है पौधों के रोग, पौधों की बीमारियां या पौधों के रोग। ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने, इसमें 3-4 बीमारियां दे रखी है, वो अपने को ध्यान रखना है पौधों की कौन कौन सी बीमारियां जो होती है या रोग जो होते हैं वो पीएच के ऊपर निर्भर करते हैं। तो देखना, सबसे पहला जिसमें रोग आता है वो आता है फिंगर वेटो रोग। फिंगर वेटो रोग, फिंगर वेटो रोग। अच्छा, ये किस प्रकार की मृदाओं में अधिक होता है? ध्यान देना, फिंगर वेटो रोग जो होता है ये अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। कौन सी मृदाओं में अधिक होता है? अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। इसका मतलब अगर क्षारीय मृदाओं में इसको
रखा जाए तो ये सही हो जाएगा, यानी अम्लीय मृदाओं में ये, क्षारीय मृदाओं में ये सही हो जाएगा। दूसरा अगर अपने बात करें फिंगर और टो रोग के बाद में अगला जो इसमें रोग आता है वो आता है पोटैटो स्कैब रोग। क्या आता है? पोटैटो स्कैब रोग। इसे आलू का चरम रोग भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन सी मृदाओं में अधिक होता है? या तो क्षारीय या उदासीन मृदाओं में ही अधिक होता है। इसका मतलब अगर इसको अम्लीय मृदा में लगाते हैं अपने, तो ये रोग अपने आप ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें अपनी बात करें, अगला जो इसमें डिजीज आती है वो देखो कौन सा आता है। उसके बाद में अगला जो इसमें रोग आता है वो आता है टेक ओल रोग। क्या आता है? टेक ओल रोग। ये जो रोग होता है ये क्षारीय मृदाओं में अधिक होता है। कौन सी मृदाओं में अधिक होता है? क्षारीय। इसका मतलब अम्लीय मृदाओं में ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पौधों की बीमारियों के बारे में। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो देखो कौन सा था? पौधों के बाद में रोग जो हो गए। रोग के बाद में आते हैं भौतिक गुण, कि मृदा के भौतिक गुणों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक गुण, ध्यान रखना अगर पीएच का मान 7 से अधिक है, पीएच का मान क्या है? 7 से अधिक है, तो वो मृदा लवणीय और क्षारीय मृदा की श्रेणी में चली जाती है और उसमें मृदा की संरचना क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मृदा में जो रंध्रावकाश रहता है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी वातर नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है? थोड़ा सा अगर पानी ज्यादा लगा देते हैं तो कीचड़ हो जाता है, और पानी अगर 2-3 दिन नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर के ढेले बन जाते हैं। भौतिक गुण के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है खरपतवार। क्या आता है? खरपतवार, या इसको आप कह सकते हो घास जो होती है। तो खरपतवार जो होती है, देखना उसमें खरपतवार जो होती है वो अम्लीय मृदा में अधिक होती है। अम्लीय मृदा में क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन क्षारीय मृदा में क्या होती है? कम होती है। तो इस तरह से पीएच के कारण खरपतवार या घास जो होता है वो भी नियंत्रित होता है। अगला जो इसमें अपना टॉपिक आता है वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उभय प्रतिरोधन क्षमता। क्या आता है? उभय प्रतिरोधन, उभय प्रतिरोधन क्षमता। अब क्या होती है ये वो देखो। उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता वास्तव में होती है किसी मृदा द्वारा पीएच में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता। पीएच में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधन क्षमता। देखो क्या होता है, इसका लाइन का क्या मतलब हुआ कि अपने जो खेत में मृदा होती है उसमें अपने बहुत तरह के उर्वरक पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं। उसमें से कुछ एक अम्लीय होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, जिसके कारण मृदा जो है उसकी पीएच चेंज हो सकती थी, लेकिन मृदा की पीएच चेंज नहीं हो रही। इस गुण को क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधन क्षमता। और जो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधक। क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं। भाई ध्यान रखना, वो सब क्या कहलाते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं, उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं। और इसमें एक दो बातें आप ध्यान रखना कि उभय प्रतिरोधक आपके जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो कौन सा है? CH3 COOH, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, प्लस CH3 COONA। ध्यान दो, ये जो था इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, और इस बार आपसे इसी का सूत्र पूछा गया था। उसने सूत्र पूछा था कि सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है। और एक और उसने एग्जाम्पल दे रखा है आपके, क्या दिया हुआ है देखो, एक तो है NH4OH और साथ में है NH4Cl। ध्यान रखना, जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये तो है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल और क्षार का लवण, अम्ल व प्रबल क्षार का लवण, प्रबल क्षार का लवण। देखो दो तरह के होते हैं। और जो ये वाला है, जो यहाँ पे
ये वाला जो है, ये जो है ये क्या है, दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण, दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल का लवण। ठीक है, ये इस तरह से ये है, ये होगी उभय प्रतिरोधन क्षमता। अच्छा, एक दो बातें और है इसमें ध्यान रखना कि जिस मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा होगी, उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, उस मृदा की पीएच में सुधार के लिए जो मृदा सुधारक की मात्रा जो लगेगी वो अधिक लगेगी, मृदा सुधारक की मात्रा जो होगी वो भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। कारण है इसका कि उस मृदा में जो उभय प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा है, मतलब वो अपना पीएच को चेंज नहीं होने दे रही, पीएच जो है उसी को बनाए रखना चाह रही है। मान लो अपने पास एक मृदा है जिसकी पीएच जो है वो 8.5 है, 8.5 पीएच हो रखी है, और अपने चाह रहे हैं कि पीएच घटकर जो है वो 7.5 से 8 के बीच में आ जाए, तो अपने पीएच कम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मृदा जो है वो पीएच को 8.5 ही मेंटेन करना चाहेगी, क्योंकि उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो उसमें फिर क्या होगा कि अगर अपने को मृदा सुधारक डालने हैं तो उसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा डालनी पड़ेगी, या जितनी मात्रा नॉर्मली अपने यूज करते हैं उससे ज्यादा मात्रा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कारण था इसका, उभय प्रतिरोधन क्षमता का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब उभय प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा होती है तो उसमें मृदा सुधारकों की मात्रा भी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।